देखिए लास्ट टाइम आपको कंप्लीट किया था मैंने स्टेम और रूट। आज बताना है लीफ का एनाटॉमी। ठीक है, टीयर्स ऑफ लीफ। लिखिएगा लीफ, एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ का एनाटॉमी उसको समझने के पहले देखिए ये लीफ है। यहाँ पर इस लाइन को क्या बोलते हैं, बीच में जो लाइन होती है लीफ में मिड रिब, क्या बोला जाता है यहाँ पर मिड रिब। और मेन वेन, ये मेन वेन है। कैसी वेन है? मेन। और यहाँ से साइड में इस तरीके से वेन्स निकलती हैं, वेनलेट्स, वेन्स और वेनलेट्स। समझा? इसके बाद ये है तो ये डाइकॉट का लीफ हो गया। और ऐसे ही मोनोकॉट के लीफ में इस तरीके से होता है, ये पैरेलल कनेक्शन, बीच में एक लाइन, बाकी साइड में इस तरीके से आपको लाइन दिखाई देती है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन होता है। डाइकॉट में कैसा होता है? रेटिकुलेट। यहाँ पर लीफ में वेस्कुलर बंडल कहाँ होता है? ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसमें वेस्कुलर बंडल है, साइड में जो वेन्स जा रही है इसमें वेस्कुलर बंडल है। समझ में आया? और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कहाँ है? इसमें जो लाइन दिखाई देती है उसी में जाइलम और फ्लोएम होता है। समझ में आया? यहाँ पर एक चीजें समझनी है कि वेस्कुलर बंडल का जो साइज होता है लीफ में वेस्कुलर बंडल का साइज का मतलब वेस्कुलर बंडल छोटा होगा या बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है इसकी मोटाई पर। ये जो वेन्स हैं इनकी थिकनेस कितनी है। अगर वेन ज्यादा मोटी है वेस्कुलर बंडल बड़े होंगे। सबसे ज्यादा बड़ा वेस्कुलर बंडल कहाँ होगा? इसमें लार्जेस्ट साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल यहाँ पे होंगे, उसके बाद इसमें होंगे, ये जो साइड में चलता है इसके बाद इनमें होंगे। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होता चला जाएगा वेस्कुलर बंडल का साइज उतना ही घटता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर वेस्कुलर बंडल का साइज सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जो बीच में लाइन है, इसके बाद सारे जगहों पर वेस्कुलर बंडल का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि सबकी थिकनेस क्या है? बराबर है। सबकी मोटाई क्या है? बराबर। जो वेन्स हैं सबकी मोटाई बराबर है। यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा, साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। लीफ में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका जो साइज होता है कि छोटा वेस्कुलर बंडल या बड़ा, वो किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ वेन। उसमें जो वेन्स होती हैं उनकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यही वेस्कुलर बंडल क्या करते हैं, जो सेल्स होती हैं लीफ में उन तक न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, वाटर प्रोवाइड कराएंगे, वहां से फूड बनेगा, फूड को यहाँ से लेकर के यहाँ पर लेके आएंगे। मतलब लीफ में वाटर मिनरल को सप्लाई कराएंगे और लीफ जो फूड बनाएगी उस फूड को फ्लोएम के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। वेस्कुलर बंडल का काम यही है जो यहाँ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। उसमें मेन यही था। अब सीधे आप डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में डिफरेंशिएशन देख लीजिए। ये डाइकॉट लीफ का टीएस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ, एंड टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ। उसको समझने के पहले कुछ जानकारी और कि डाइकॉट जो लीफ होती है, देखिए डाइकॉट जो लीफ होती है ये कैसी है? डॉर्सोवेंट्रल लीफ। जानते हैं सब लोग डॉर्सोवेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप डायग्राम ओपन कर लीजिए बुक में। डाइकॉट जो पत्ती होती है उसमें चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, दो एपिडर्मिस नजर आएंगी आपको। कितनी एपिडर्मिस होती हैं? दो। अपर एपिडर्मिस होता है लीफ में, और क्या होता है? लोअर एपिडर्मिस। लोअर, इसको साइड में नोट कर लेना। दोनों लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर मिलेगा आपको। बीच में क्या मिलेगा? न्यूक्लियल सेल्स मिलेंगी। ठीक है, वहां पर फोटोसिंथेसिस चलती है, क्योंकि वहीं पर क्या होता है? क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है? तो अपर एपिडर्मिस इसको क्या बोलते हैं? आप बताइए। ऊपर की जो ये डॉर्सोवेंट्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पत्तियां जो होती हैं ये वाली डाइकॉट लीफ की, ये प्लांट पर ऐसे लगी होती हैं, ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल होती हैं। डाइकॉट्स लीफ आर हॉरिजॉन्टल। एक सरफेस ऊपर का होती है, नीचे का सरफेस हो गया। समझ में आया? ऊपर वाली जो सरफेस होती है डाइकॉट पत्ती की
वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, लोअर सरफेस सन के कांटेक्ट में नहीं रहती है। समझ में आ रहा है? और ऊपर वाली पत्ती को क्या बोलते हैं? डॉर्सल, वेंट्रल बोला जाता है। यहाँ ऊपर वाली लीफ की सरफेस को बोलते हैं वेंट्रल। एक वेंट्रल साइड है, एक डॉर्सल साइड है। डाइकोट में ऐसा होता है कि एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। समझ में आया? ऊपर वाली सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे या कम होंगे? जो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होंगे बताइए? कम रहेंगे। ज़्यादा हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ स्टोमेटा नेचर ने कम बनाया। नीचे नंबर ऑफ स्टोमेटा नीचे लेयर पर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गैस का एक्सचेंज तो करना है। अगर नीचे भी कम हो जाएगा तो गैस का एक्सचेंज कैसे होगा? तो नीचे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने से कोई समस्या नहीं आती है कि ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि नीचे लाइट नहीं आ रही है डायरेक्ट ना। लाइट कहाँ डायरेक्ट आ रही है? ऊपर। तो ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए एक सरफेस पर स्टोमेटा घट जाते हैं, इसलिए डॉर्सल वेंट्रल बोलते हैं। यहाँ पर एक डॉर्सल साइड है और एक क्या है? वेंट्रल है। वेंट्रल कौन सी साइड है? अपर साइड को क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और लोअर साइड को क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। समझ में आ रहा है? ये डॉर्सल निचली सरफेस पर है। अपर साइड में नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होंगे? कम। स्टोमेटा लेस होंगे। और नीचे की सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर। ये सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ ज्यादा, कहाँ कम? ठीक है, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद देखिए कौन सी सरफेस, आप डाइकोट की पत्ती देखेंगे, एक सरफेस ज्यादा ग्रीन होती है और एक सरफेस कम ग्रीन होता है। डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन। डॉर्सल वेंट्रल की खासियत क्या है कि जो ऊपर वाली सरफेस होगी वो ज्यादा डार्क ग्रीन होगी, लोअर सरफेस कम ग्रीन होगी। जानते हैं कारण क्या है? बताएगा। जबकि मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट में लीफ की दोनों सरफेस पर एक जैसा कलर लगता है। हाँ, अरेंजमेंट नहीं है। एक चीज, प्लांट में क्लोरोफिल जो होता है उसका काम क्या है? लीफ में लाइट को कैच करना। जहाँ ज्यादा क्लोरोफिल रहेगा वो पत्ती उतनी ही ज्यादा डार्क ग्रीन दिखाई देगी। जिस लीफ में क्लोरोफिल कम रहेगा वो पत्ती थोड़ा सा लाइट ग्रीन दिखाई देगा। समझ में आता है? मोर क्लोरोफिल, मोर डार्क ग्रीन। तो क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को कैच करता है। ऊपर से लाइट डायरेक्ट आ रही है ना, ऊपर से लाइट डायरेक्ट ऊपर की सरफेस पर आ रही है, तो ऊपर क्लोरोफिल ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? या नीचे ज़्यादा होना चाहिए? ऊपर, क्योंकि लाइट को ऊपर से तो कैच हो रही है लाइट ना, तो नंबर ऑफ क्लोरोफिल ऊपर ज़्यादा होने चाहिए सेल्स में। अब नंबर ऑफ क्लोरोफिल जैसे ही बढ़ेगा तो डार्क ग्रीन हो जाएगा तुरंत, इसीलिए डार्क ग्रीन होगा। यहाँ पर वेंट्रल सरफेस जो है या अपर सरफेस में नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं, बट लिखिएगा यहाँ पर दूसरा खासियत है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होगी, मोर होगा। देखिए लीफ कैसे दिखाई देगी? लीफ सरफेस डार्क ग्रीन होगा। डार्क ग्रीन नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली सरफेस डार्क ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ क्लोरोफिल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखिएगा डॉर्सल वाले पे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट लेस होंगे, लेस। और इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर लाइट ग्रीन इन कलर, हल्का ग्रीन होगा। इसका कलर क्या होगा? वेंट्रल लोअर सरफेस लाइट ग्रीन। हो गया? ये देखिए, ये जो पत्तियां होती हैं ये वाली, ये होती है कैसे? मोनोकॉट लीफ जो होती है ये परपेंडिकुलर लगभग होती है, ऐसे नहीं होती लगभग ऐसे। इसका ओरिएंटेशन जो होता है पत्ती का ओरिएंटेशन है ये, इसका ओरिएंटेशन क्या है? ट्रांसवर्स। यहाँ लिख लेना डॉर्सो वेंट्रल लीफ का जो ओरिएंटेशन होता है प्लांट पर, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑन प्लांट, प्लांट की बॉडी पर कैसे लगा रहेगा? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। इसका क्या होता है? वर्टिकल। समझ आया? ये ऐसे लगी होती है लगभग। तो वर्टिकल जब होगा तो लीफ पर दोनों साइड में लाइट बराबर पड़ेगा ना। मोनोकॉट लीफ में दोनों साइड पर लाइट लगभग बराबर, रिफ्लेक्टेड बराबर नहीं, लगभग बराबर, क्योंकि वेंट्रल में।
ये यहाँ पर लिखना मोनोकॉट लीफ में ओरिएंटेशन ऑफ लीफ इज वर्टिकल होता है, इस तरीके का वर्टिकल ओरिएंटेशन होगा प्लांट पर। एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पर ये नहीं कहेंगे, इस लीफ को बोलते हैं आइसोबायलेटरल लीफ। क्या बोलते हैं? आइसोबायलेटरल। बायलेटरल जानते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। अगर इधर और इधर नंबर ऑफ स्टोमेटा बराबर हो जाए तो आप बोलेंगे ना कि बायलेटरल सिमेट्री है, दोनों जगह स्टोमेटा क्या हो गया? बराबर हो गया, एक जैसा हो गया, तो बायलेटरल हो गया। ये लीफ होती है आइसोबायलेटरल लीफ। आइसोबायलेटरल लीफ, इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि एक सरफेस डॉर्सल है, एक वेंट्रल है, नहीं। इसमें डॉर्सल वेंट्रल का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ऐसे ओरिएंटेशन है इसका। ठीक है, आइसोबायलेटरल का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस इक्वल है, लगभग बराबर होते हैं स्टोमेटा की संख्या। डायग्राम को देखते रहिए बुक में। हो गया? अगला डिफरेंस देखिए मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ का। अब आप डायग्राम को देखिए। डाइकॉट लीफ में आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, इस तरीके का देखिए है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये अपर, ये लोअर हो गया। अपर का दूसरा नाम डॉर्सल सरफेस कौन सी होती है? एडेक्सियल या वेंट्रल सरफेस होती है। याद रखिए एडेक्सियल है, ये ऊपर वाली होती है एडेक्सियल सरफेस, और ये क्या होती है? एडेक्सियल सरफेस। समझ में आया? यहाँ पर आपको डाइकॉट में, अब बताइए यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू होगा या नहीं होगा? ग्राउंड टिश्यू होगा ना। तो ग्राउंड टिश्यू क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा सब कुछ क्या है? ग्राउंड है। एपिडर्मिस में कौन सा टिश्यू सिस्टम लगा होगा? भाई एपिडर्मिस है ना ऊपर वाली लेयर, इसमें कौन सा टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम होता है, कहाँ होगा? वेस्कुलर बंडल में। पत्ती में जाइलम फ्लोएम कहाँ? जो लाइन चलती है पत्तियों में, वेंस, उसी में तो जाइलम फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम को क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। यहाँ पर देखिए जाइलम ऊपर की साइड में है, फ्लोएम नीचे की साइड में लिख लीजिएगा। पत्ती में जाइलम जो होता है ऊपर की साइड में है, ये क्या है? जाइलम। और नीचे क्या होता है? फ्लोएम। जब ये समझ में आ रहा है, याद रखिएगा जाइलम ऊपर है और फ्लोएम क्या है? नीचे है। यहाँ पर लोअर साइड में फ्लोएम रहेगा, फ्लोएम रहेगा टुवर्ड्स लोअर साइड, टुवर्ड्स लोअर साइड, निचली सरफेस की साइड में रहेगा फ्लोएम, और ये जाइलम किधर रहेगा? टुवर्ड्स अपर साइड। इस साइड में बना देना, ये डिफरेंस नहीं अभी, इस साइड बना कर दिया, लिखेंगे इसको। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया, एपिडर्मल ये हो गया, वेस्कुलर ये हो गया, बचा हुआ क्या है? बचा जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको दिखाई देता है मेसोफिल सेल्स दिखाई देते हैं। कौन सी सेल होती है इसमें? मेसोफिल पत्तियों में होती है। तो मेसोफिल सेल डाइकॉट में दो तरीके की होती हैं, पैलिसेड और स्पंजी। एक ना ऊपर का जो मेसोफिल सेल है वो लंबा लंबा सेल है, इलॉन्गेटेड है, और नीचे की जो सेल होती है वो स्फेरिकल होती है। समझ में आया? ठीक, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है? ग्राउंड टिश्यू जो है वो पैलिसेड और स्पंजी में डिफरेंशिएटेड है, और इसमें सारा का सारा स्पंजी नजर आता है, इसमें नहीं ऐसा होता है। एक जगह और ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? एक तो यहाँ ग्राउंड टिश्यू में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, और एक जगह और बताया था ग्राउंड टिश्यू पूरा एक जैसा। मोनोकॉट का स्टेम देखिए, स्टेम ऑफ मोनोकॉट लिखाया था पिछली बार कि ग्राउंड टिश्यू पूरा एक जैसा है। आप टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम देखिए, एक पेज चला गया देखो,
ये पेज है, सबसे नीचे का डायग्राम देखिए, इसमें ग्राउंड टिश्यू में कोई डिफ्रेंशिएशन है नहीं है, ये नहीं, इधर वाले हमारे हाँ हमारे नीचे वाला डायग्राम देखिए, ग्राउंड टिश्यू एक जैसा है सब पूरा, समझ में आया। और चीज देखिए, यहाँ जो पैलिसेड है इसका क्या नाम लिखेंगे, ये है पैलिसेड मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल, सब उसमें लिखा, केवल ये वाला लिखिएगा जो मैं यहाँ बताऊंगा। ये क्या है समझ लीजिए, स्पंजी मीजोफिल मतलब ग्राउंड टिश्यू में दो तरीके का सेल है, पैलिसेड और स्पंजी। पैलिसेड सब टाइटली पैक है, टाइटली का मतलब बीच में जगह नहीं है, स्पंजी में बीच में क्या जगह है, इसलिए क्या है स्पंजी हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए बीच में जगह है सेल के बीच में, यहाँ सेल के बीच में कोई जगह नहीं है, उसमें देखिए एकदम टाइटली पैक है। सेल कैसी है, इलोंगेटेड लंबी, इसकी सेल कैसी है, गोलाकार, डिफरेंस हो गया ना। अब बताइए क्या कारण है कि ऊपर वाली में जगह नहीं होती है, नीचे जगह, इसका रीजन है, बता सकता है। बहुत माइन्यूट स्पेस होगा, अगर स्पेस भी होगा तो माइन्यूट स्पेस है, समझ में आया, माइन्यूट स्पेस बहुत, नीचे स्पेस अच्छा खासा, क्योंकि गैस का एक्सचेंज नीचे से ज्यादा होता है कि अपर सरफेस से होता है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर नीचे ज्यादा, ऊपर तो बहुत ही कम है, तो गैस का एक्सचेंज नीचे से ज्यादा होगा ना, तो गैस जब एक्सचेंज करेगी यहाँ से इंटर करेगी जब कार्बन डाइऑक्साइड को सुनते सुनना है, तो यहाँ पर CO2 जाएगा ना इसमें, अगर यही टाइटली पैक हो जाए सोचिए तो कैसे इंटर करेगा, आसानी से नहीं करेगा ना, समझ में आ रहा है। डिफ्यूजन से जाता है, ऐसा नहीं डिफ्यूजन से नहीं जाएगा, ऑक्सीजन तो डिफ्यूजन से चली जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए सेल के बीच में जगह है तो उसको मूव करने में आसानी होती है, जगह नहीं है तब भी जाएगा, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा इसमें, लेकिन थोड़ा समस्या होगी, समझ में, कंप्लीट टाइट नहीं करते हैं, तो फिर सेल को क्रॉस करके जाएगा, और एक सेल के बीच में जगह होती है तो बीच में से भाग गया, समझ में आया, यहाँ सेल से डिफ्यूजन प्रोसेस से जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस लिखिएगा, ये कारण है क्योंकि नंबर ऑफ एस्टिमेटर यहाँ क्या है, ज़्यादा है। मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है, मोनोकॉट में जब आप कहेंगे तो मोनोकॉट में देखिए डायग्राम में आप देखिए, मोनोकॉट में सबका सब क्या है, स्पंजी है, देख रहे हैं, सारा स्पंजी मीजोफिल है, यहाँ वेस्कुलर बंडल हो गया, टोटल स्पंजी मीजोफिल। आपको यहाँ ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, ग्राउंड टिश्यू पूरा एक जैसा है, सभी में गोलाकार सेल्स हैं, और बीच में जगह है, क्यों जगह है, क्योंकि जितने एस्टिमेटर ऊपर उतना ही नीचे, जितना गैस एक्सचेंज ऊपर से उतना ही नीचे से हो रहा है, इसलिए क्या है सब जगह स्पेस होना जरूरी है। इसको डिफरेंस लिखिएगा यहाँ पर, डाइपॉट में ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड होता है, इसमें डिफ्रेंशिएटेड मतलब बड़ा होता है, पैलिसेड एंड स्पंजी मीजोफिल, पैलिसेड और स्पंजी मीजोफिल में डिवाइड है। यहाँ पर क्या नॉट डिफ्रेंशिएटेड, याद रखिएगा दो जगह, मोनोकॉट लीफ में और मोनोकॉट स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है बस, दैट इज ऑल आर स्पंजी मीजोफिल, सबका सब क्या है, स्पंजी मीजोफिल है, सारा सेल स्पंजी वाला, समझ में आ रहा है। और पैलिसेड की खासियत देख लीजिएगा, जो पैलिसेड होता है उसकी खासियत क्या है, पैलिसेड मीजोफिल का खासियत, इसकी सेल्स कैसी होती हैं, इलोंगेटेड एंड टाइटली पैक्ड, तो टाइटली पैक्ड जाहिर सी बात है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा या बहुत कम होगा, समझ में। और यहाँ पर क्या है, दूसरा लिखिएगा स्पंजी वाला, इसमें स्पंजी मीजोफिल, स्पंजी मीजोफिल, इसमें क्या है, स्फेरिकल है सेल्स, स्फेरिकल एंड लूजली अरेंज, टाइटली पैक्ड नहीं है, लूज हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे स्पंजी मीजोफिल रहेगा, यहाँ पर केवल क्या होता है, स्पंजी मीजोफिल लूजली अरेंज, होता है। और कोई डिफरेंस दिखाई बताएगा, एक डिफरेंस और है, देख के बताइए आप, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। और इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में
एक डिफरेंस और होगा, देखिए, क्योंकि डाइकोट पत्ती ऐसी, ऊपर जो है क्यूटिकल की लेयर मोटी, नीचे क्यूटिकल की लेयर पतला। डाइकोट में चूंकि ट्रांसपरेशन ऊपर से ही ज्यादा होता है, ऊपर से होना, उसको कम करने के लिए पत्ती पर क्यूटिकल ऊपर मोटी हो जाती है। क्यूटिकल जान रहे हैं क्या होता है? वैक्स का एक लेयर है जो पत्तियों की ऊपर वाली एपिडर्मिस और नीचे वाली एपिडर्मिस पर होता है। एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर, अगर आप कहेंगे ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर है, तो अपर एपिडर्मिस पर एक वैक्स की लेयर और लोअर एपिडर्मिस पर भी वैक्स की लेयर। लेकिन अपर चूंकि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में रहती है, डाइकोट में सन के सीधे कांटेक्ट में, तो यहाँ क्यूटिकल की लेयर क्या होती है? थिक होती है। और यहाँ क्यूटिकल पतली होती है, क्योंकि डायरेक्ट सन में नहीं आ रहा है। यहाँ ट्रांसप्रेशन का कोई झंझट नहीं कि पानी उड़ जाएगा यहाँ से ऊपर से वाटर लॉस हो जाएगा। उसको कम करने के लिए क्या होता है? क्यूटिकल छोटी। और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्यूटिकल छोटी पत्तियाँ ऐसी ओरिएंटेशन, इधर इधर क्यूटिकल क्या थिकनेस बराबर। समझ में आ रहा है? यहाँ एक लाइन लिखना, अपर एपिडर्मिस में एक क्यूटिकल और लोअर में क्या है? थिन। और यहाँ पे क्या है? सेम थिकनेस। अपर और लोअर में थिकनेस क्या हो जाती है? क्यूटिकल की बराबर हो जाती है। इसको पास लिखिए, आगे बताना इसके बाद। और एक डिफरेंस में बताएगा, सबसे बड़ा डिफरेंस बाकी रहेगा अभी। डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस और है। बोलीफॉर्म सेल्स, मोटर सेल मोनोकोट पत्ती में होता है, डाइकोट में नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अभी समझा रहे हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे। इसको यहाँ बोलीफॉर्म सेल्स लिखिएगा, बोलीफॉर्म पता नहीं सेल्स एब्सेंट। मोनोकोट में लिखिएगा प्रेजेंट, पहले यहाँ नोट कर लीजिए, प्रेजेंट है। बोलीफॉर्म सेल्स क्या है? मौजूद है। अब बोलीफॉर्म सेल क्या होगा? इसको नोट कर लेना अलग से, इंपॉर्टेंट है। बोलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल बोलते हैं इनको। जैसे ये आपको मोनोकोट नजर आएगा, तो मोनोकोट का ये एपिडर्मिस लेयर देख रहे हैं। मोनोकोट में जो एपिडर्मिस है, ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस बोलेंगे। कौन सी वाली? अपर, ठीक है। तो मोनोकोट की जो एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस में बताइए क्या क्या होता है। एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा दिखाई देता है। स्टोमेटा आपको एपिडर्मिस की सेल में दिखेगा, आपके देखिएगा नहीं, स्टोमेटा एपिडर्मिस में दिखेगा। इसके बाद आपको हेयर तो दिखाई नहीं देगा, तो लीफ है तो हेयर नहीं दिखाई देगा, वो तो स्टेम और रूट में मिलता है। समझ में आया? तो स्टोमेटा दिखेंगे आपको, एपिडर्मिस की सेल नजर आएंगी। और क्यूटिकल का लेयर चढ़ा होता है, तो पता है क्यूटिकल की जो लेयर होती है क्या स्टोमेटा के ऊपर भी होती है? स्टोमेटा के पत्ती में जो स्टोमेटा होता है क्या उसके ऊपर भी वैक्स की लेयर होती है? वैक्स की लेयर उसके ऊपर नहीं होगा। अगर इसके ऊपर ही वैक्स का लेयर आ जाएगा तो वाटर लॉस कैसे होगा? फिर वाटर लॉस सॉरी गैस का एक्सचेंज कैसे होगा? क्योंकि गैस का एक्सचेंज तो होना है, तो क्यूटिकल का लेयर उसके ऊपर कभी नहीं होता है। यहाँ क्यूटिकल एब्सेंट है, कहीं कीजिएगा एट स्टोमेटा, पत्ती में जो स्टोमेटा होते हैं चाहे ऊपर चाहे नीचे, नो क्यूटिकल अराउंड, नो क्यूटिकल अराउंड, उसके आसपास, उसके ऊपर, नो क्यूटिकल अबव, इसके ऊपर कोई क्यूटिकल नहीं है। बाकी एपिडर्मिस के सेल में क्यूटिकल होता है, तो समझ में। और एक जगह और क्यूटिकल नहीं होता, देखिए आप यहाँ पर जो ऊपर के एपिडर्मिस बता रहे हैं आपको, इसमें एक सेल होगा जो अंदर से खाली नजर आएगा। ये सेल अंदर से खाली नहीं है, सबके अंदर साइटोप्लाज्म है। क्योंकि किस टिश्यू का बना बताइए? एपिडर्मिस किस टिश्यू की बनी हुई है? पैरेन्काइमा। किसका बना है? पैरेन्काइमा। सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू क्या है? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा तो साइटोप्लाज्म होगा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एपिडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सारी सेल पास पास एकदम। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक सेल होती है, एक बोलीफॉर्म सेल है, इसमें अंदर स्पेस है, खाली एक पूरा वैकेंट है, साइटोप्लाज्म नहीं है। इसके ऊपर भी लिखिएगा एबव, एबव बोलीफॉर्म, क्या लिखना? बोलीफॉर्म सेल, नो क्यूटिकल, इसके ऊपर भी क्यूटिकल नहीं है। तो बोलीफॉर्म सेल प्लांट जो घास होती है, ये कहाँ मिलेगा? मोनोकोट में। मोनोकोट के क्या घास हो गया, हीट हो गया,
तो ग्रासेस देखते हैं दिन में घास की पत्तियां रोल कर जाती है, जब ज्यादा धूप पड़ जाती है तो रोल होने लगती है। कर्व, और कर्विंग ऐसे नहीं होती है, लेकिन ऐसे होती है कर्विंग। ऊपर वाली जो लेयर दिखाई देती है आपको, उस लेयर में कोलिफॉर्म सेल है, नीचे नहीं है। ऊपर वाली लेयर में कोलिफॉर्म सेल है, वो क्या करती है, वाटर को लॉस करा देती है, सिकुड़ जाती है। कोलिफॉर्म सेल में एक्चुअली पानी भरा होता है, ठीक है, और ये वाटर यहाँ से जब दिन में बहुत तेज धूप पड़ता है, तो जानते हैं मनुष्यों की हालत खराब होती है, तो प्लांट हो गया, ठीक है, यहाँ से वाटर लॉस यहाँ से भी हो रहा है, पत्ती से भी हो रहा है, यहाँ से भी वाटर लॉस हो रहा है। इसमें वाटर भरा है, रिजर्व वाटर, यहाँ से वाटर लॉस होगा, ये सिकुड़ेगा, ठीक है। जब ये सिकुड़ेगा, ये मान लीजिए अभी इसमें कोई सिकुड़न आ जाए तो ऐसे फोर्स क्रिएट होगा, खींचता है, ये छोटा होगा साइज में, इस साइज में कैसा होगा, सिकुड़ेगा, छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो आगे की जो एपिडर्मिस की लेयर है पूरी उसको खींच लेगी, देखिए ये ऐसे खींचेगी, खिंचाव क्रिएट होगा इसको आगे, और ये पत्ती धीरे धीरे रोल, और एक सेल नहीं होता है, और भी सेल, तो एक आपको समझाने के होता है, कौन कह रहा है, ऐसी यूनिफॉर्म सेल होगी, सभी छोटी सिकुड़ेंगे, ऊपर वाले में खिंचाव जनरेट होगा, खिंचाव होगा ना, कहीं जल जाता है तो क्या उसके खिंचाव नहीं आता है, इसके मुझे खिंचाव आता है, वैसे खिंचाव होगा, रोल हो जाएगा, रोल हो जाएगा तो क्या फायदा होगा, पत्ती हो गया रोल, सरफेस एरिया क्या घट, पत्ती रोल हो गई, सरफेस एरिया घट गया, पानी ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो दिन के समय घास वगैरह में मोनोकॉट में ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि पत्ती रोल हो जाती है, तो बचाव का तरीका उनका वाटर लॉस कम, समझ में आ रहा है। यहाँ लिखिएगा, दो जगह देखिए, इस पर भी क्रिटिकल नहीं, नोट कर लेना, नो क्रिटिकल लिखाया आपको, इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्रिटिकल नहीं है। कोलिफॉर्म सेल्स कहाँ होती हैं, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस में होगा, किसका एपिडर्मिस में, और मोनोकॉट लीव्स, मोनोकॉट लीव का मतलब ग्रास हो गया, लीव राइस हो गया, स्पेसिफिक ग्रास में है, क्या काम करती हैं, ड्यूरिंग हाई लाइट, जब लाइट तेज पड़ती है, ठीक है, दे श्रिंक, ये क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, क्यों, ड्यू टू वाटर लॉस, इसमें से वाटर लॉस हो जाता है, देखिए कितना अच्छी बात है, अपने को मार करके अगर लोगों को बचा लिया जाए तो अच्छा काम होता है। ये अपने अंदर से वाटर लॉस करा लेती है, अपना वाटर लॉस करा करके प्लांट पूरी पत्ती को बचा लेती है, समझ में आ रहा है, इसके अंदर से वाटर लॉस हो जाएगा, अपना सिकुड़ जाएंगे, अपना सिकुड़ जाएंगे तो फिर से वाटर आ जाएगा इसमें, प्लांट में से जो लीफ है अंदर से वाटर फिर भर जाएगा। जब ये सीधा होना होता है, क्योंकि जब सनलाइट कम होने लगेगी तो ये पत्ती फिर सीधी होगी, सीधी कैसे होगी, लीफ के अंदर से वाटर आएगा, तो आकर के इसमें फिर भर जाएगा, तो फूल जाएगी, फिर ये सीधा कर देंगे, समझ में आ रहा है, तो फिर ये सीधी नॉर्मल हो जाएगी, तो श्रिंक कर जाएगी टू वाटर लॉस। और क्या काम होता है, प्रिवेंट, जिसका फंक्शन है प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीफ, और लीफ में, ठीक है, बाय कर्लिंग ऑफ लीफ, लीफ को कर्ल कर देती है, जिससे सरफेस एरिया घट जाएगा, सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है, तो सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट लाइन नहीं पूरी है, सरफेस एरिया घट जाएगा, समझ आ रहा, कर लेना। अब इसके बाद बताना है क्या चीज़, सेकेंडरी ग्रोथ, अभी टाइम बाकी है, थोड़ा सा सेकेंडरी ग्रोथ फास्ट लिखिए, इसको बताने जा रहा है, वैसे इसको देख लिया करिए, आपको दिखता नहीं क्या, इससे क्लियर नहीं दिखता ना, रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं आती है, इससे क्लियर नहीं दिखता, हाँ आपको दिख रहा है, रिकॉर्डिंग ये है वो क्लियर नहीं दिखाई देता, आवाज़ तो अलग बात है, आवाज़ तो ये लगा लेंगे तो आवाज़ सुनाई देगी, इतनी आवाज़ तो कम नहीं, भाई पर डे अपलोड भी नहीं हो पाता कर, हर डे ये देखो, हर रोज का कंप्यूटर मिस हो जाता है।
अभी कल ओपन है, परसों छुट्टी है ना, यहाँ छुट्टी है, हमारे को कल ओपन है। बढ़िया जी। अगला वाला टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए, समझ में आए, सेकेंडरी ग्रोथ। बता देंगे सर, इसको बहुत ध्यान समझना, सेकेंडरी ग्रोथ है, हिंदी में बोलते हैं तुझे सेकेंडरी ग्रोथ। कहाँ कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है पहले तो ये जान लीजिए। आपको कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जानते हैं? थिकनेस का बढ़ना, प्लांट में थिकनेस बढ़ना, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो। ध्यान सुनिए, उसमें क्या बढ़ना? मोटाई बढ़ना। लीफ में कभी थिकनेस नहीं बढ़ती है, इसलिए लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ रूट में होता है और कहाँ होता है? स्टेम में। तो थिकनेस का इंक्रीमेंट ठीक है, इंक्रीज इन थिकनेस। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन थिकनेस। नोट करते रहिए, थिकनेस का बढ़ना, मोटाई बढ़ना, यही है सेकेंडरी ग्रोथ। और ये प्लांट में शुरू से नहीं होता, कुछ समय बाद स्टार्ट होता है। शुरू से प्लांट कभी थिक नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे एंड स्टार्ट आफ्टर सम टाइम, एंड स्टार्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद शुरू होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो जब थिकनेस इंक्रीज होगा तभी सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाएगा। अब कहाँ कहाँ होता है सेकेंडरी ग्रोथ? फाउंड इन, बताइए किसमें सेकेंडरी ग्रोथ है? आपको स्टेम में मिलेगा। कौन सा स्टेम? डाइकॉट। मोनोकॉट में नहीं है, डाइकॉट स्टेम में मिलेगा और डाइकॉट रूट में मिलेगा। ये तो होता है, या किसी मोनोकॉट में नहीं होगा ना। और लीफ में तो होता है कि चाहे डाइकॉट लीफ हो चाहे, उसमें कैम्बियम नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में अंतर देखिए, क्वेश्चन आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है सेकेंडरी ग्रोथ में, स्टेम में और रूट की सेकेंडरी ग्रोथ में क्या अंतर है। यहाँ पर पहले तो ये जानिए कौन कौन से टिश्यू होते हैं सेकेंडरी, एक नोट कर लेना। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल बता दीजिए। प्राइमरी मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शुरू से रहता है और अंतिम समय तक रहता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। बताते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप, और जो कुछ समय बाद डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का एग्जाम्पल बताइए। क्या एपिकल मेरिस्टेम सेकेंडरी है, प्राइमरी है? एपिकल वाला एपिकल प्राइमरी शुरू से रहता है, लास्ट तक रहता है, हाइट बढ़ाएगा। इंटरकेलरी भी क्या है? प्राइमरी है ना। इंटरकेलरी जो स्टेम इंटर नोड में रहता है, शुरू से रहेगा, हाइट बढ़ाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी, वो शुरू से रहेगा। लेकिन जो मोटाई बढ़ाते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, एक को छोड़कर। वो कौन सा है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका दूसरा नाम लेटरल मेरिस्टेम भी होता है, याद कर लीजिए, लेटरल मेरिस्टेम। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम क्या सेम है, तो सेम। समझ में आया? सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब जो मोटाई बढ़ाएगा, और लेटरल का मतलब जो प्लांट की पेरिफेरी पर होता है। पेरिफेरी समझते हैं? लेटरल साइड, कमरे का लेटरल साइड ये हो गया किनारा, पेरिफेरी पर। तो लेटरल साइड पर जो रहेगा वो लेटरल मेरिस्टेम, वही सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब एक क्वेश्चन, क्या सारे लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी होते हैं? ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी, सही है? नहीं, नोट कर लेना है, पर सारे नहीं है। ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये गलत लाइन है, ये फाल्स है। समझ में आया? फाल्स है। ऑल लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम फाल्स है। सब सेकेंडरी नहीं होता, एक जो होता है वो सेकेंडरी नहीं, बाकी तो सब है। अब कौन सा सेकेंडरी नहीं, वो पहले ही बन जाता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरल साइड पे मिलेगा आपको, वो पहले ही बन जाएगा शुरुआती दौर में। सही। इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, याद आ रहा है? जाइलम और फ्लोएम प्लांट में शुरू से रहता है कि बाद में बनता है? बताइए। शुरू से रहता है। डाइकॉट अगर है स्टेम तो शुरू से रहेगा ना। डाइकॉट स्टेम है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम शुरू से रहेगा, जब बाद में बनेगा कैम्बियम। डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये शुरू से रहता है कैम्बियम। लेकिन रूट में कैम्बियम कभी शुरू से नहीं रहता है,
समझ में आया इस चीज को? यहाँ इससे बता रहा हूँ, तो बात की चीजें हैं। यहाँ पर ये लाइन गलत हुई, तो ये चीजें लाइन क्यों गलत हुई है? क्योंकि ये वाला कैम्बियम जो इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर, जो शुरू से रहेगा वो क्या होगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम बाद में नहीं बनता, ये शुरू से रहता है। डाइकॉट स्टेम में एक कैम्बियम शुरू से रहेगा, तो वो मोटाई तो बढ़ाएगा, मोटाई बढ़ाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लेटरल, क्योंकि प्लांट की लेटरल साइड पर है ना, बाहर है लेटरल। अभी डायग्राम सेकेंडरी ग्रोथ में और समझ में आएगा, लेटरल समझिए होता है, ठीक है। लेकिन ये सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है, ये शुरू से रहता है। समझ में आ रहा है? बाकी सब के सब बाद में बनेंगे। यहाँ लिखिएगा ऑल लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये गलत है। यहाँ पर सही क्या लिखिए? ऑल लेटरल मेरिस्टेम, ऑल लेटरल मेरिस्टेम, ये सही लाइन कर दीजिए। एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जब दोस्तों मैं बता रहा था तो बताया था, मैंने इसको बाद में बताऊंगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आर सेकेंडरी, एक को छोड़ दीजिए इंट्रा वाले को, बाकी सब बाद में बनते हैं। इंट्रा वाला क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्लांट की लेटरल साइड पर है, इसलिए लेटरल भी बोलते हैं इसको। ये लेटरल का एक टाइप होता है, वह लेटरल में कहीं आएगा। जितने सेकेंडरी मेरिस्टेम सब लेटरल। ये समझ में आ गया है क्या जी? तो स्टेम में डाइकॉट में कैम्बियम होता है, मोनोकॉट में होता नहीं। तो स्टेम में जो डाइकॉट, अब बताइए एक चीज और नोट करिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में मिले काम, देखिए डाइकॉट स्टेम में जो कैम्बियम होता है उसमें एक कैम्बियम शुरू से रहता है। बनाया था डायग्राम अभी, वेस्कुलर बंडल के बीच में रहेगा, बाकी सारा कैम्बियम बाद में बनता है। समझ में आ रहा है? तो कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम ये क्या है? एक शुरू से बन रहा है और एक क्या है? बाद में। तो पार्टली कह सकते हैं, पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी। कुछ हिस्सा प्राइमरी, कुछ हिस्सा क्या है? सेकेंडरी ओरिजिन का ना। समझ में? यहाँ पर आप ये लिखिएगा कैम्बियम रिंग लिखिएगा, कैम्बियम या कैम्बियम रिंग लिखिए, कैम्बियम रिंग लिखिएगा, क्योंकि मुझे रिंग आगे समझाना। कैम्बियम रिंग इज पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी। रूट में जितना कैम्बियम है वो सबका सब बाद में बनता है। रूट के केस में सारा लेटरल मेरिस्टेम, सारा सेकेंडरी। कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको रूट में शुरुआत में नहीं नजर आएगा। अगर डाइकॉट रूट भी है और डाइकॉट रूट में आप कह रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम है, पहली बात तो डाइकॉट में ऐसा जाइलम होता है कि डाइकॉट में ये वाला वेस्कुलर बंडल थोड़ी ना होता है ऐसा। डाइकॉट में कौन सा होता है? ये नहीं होता है। डाइकॉट में आपको ऐसा मिलेगा, जाइलम यहाँ तो फ्लोएम बगल में होता ना, अलग अलग रेडियस पर मिलता है ना। तो आप में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम हो गया फ्लोएम, इसके बीच में कोई कैम्बियम नहीं है। कोई कैम्बियम शुरू से नहीं रहता, कैम्बियम बाद में बनता है। तो रूट में सारा कैम्बियम सेकेंडरी, सारा लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी। समझ में आ गया? यहाँ डाइकॉट रूट में लिखिएगा ऑल लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी है यहाँ पर सारा। क्या कह सकते हैं? ऑल कैम्बियम, जितना कैम्बियम बना वो सब सेकेंडरी है, बाद में बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ हिस्सा सेकेंडरी तो है, लेकिन एक को छोड़ दीजिए, वहाँ लिखा दिया मैंने। समझ में आ रहा है? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शुरू से रहता है, बाकी सब सेकेंडरी है। या तो लिख लेना यहाँ पर ऑल मेरिस्टेम, इसमें भी ऑल मेरिस्टेम कैम्बियम, ऑल लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल, क्योंकि मेरिस्टेम में तो वो एपिकल भी आ जाएगा। लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी इसमें भी है, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके इंट्रा वाला, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को छोड़ दीजिए, बाकी सारा कैम्बियम क्या है? लेट सेकेंडरी ओरिजिन का। या सारा लेटरल मेरिस्टेम क्या है? सेकेंडरी। जो
प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसको 1 डिग्री मेरिस्टेम बोलते हैं, पता है? कहीं लिखा आपने प्राइमरी मेरिस्टेम या कहीं नोट कर लेना, अगर कहीं लिखा मिल जाएगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम, इसी का दूसरा नाम क्या है? 1 डिग्री मेरिस्टेम। 1 डिग्री मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, जो डिवाइड करेगा। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? वो होता है 2 डिग्री मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में बनेगा वो सेकेंडरी होगा, जो शुरू से रहेगा वो प्राइमरी। एक 1 डिग्री बोला जाता है, एक 2 डिग्री बोला जाता है। तो ये रूट और स्टेम में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या कैम्बियम जो बनती है उसमें ये डिफरेंट है। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बताया गया है कि रूट में कैम्बियम बाद में बनेगा और स्टेम में कैम्बियम का एक हिस्सा क्या रहेगा, शुरू से मौजूद रहेगा इंट्राफेसिकुलर, बाकी सब क्या रहेगा, बाद में बनेगा। समझ में आया? अब इसके बाद स्टील जान रहे हैं क्या है? कोई स्टील नहीं जानने वाले लिख लीजिएगा। स्टील क्या होती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कहाँ मिलेगा? रूट में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा या नहीं मिलेगा? लीफ में तो ऐसा कोई झंझट ही नहीं होता। लीफ में हाइपोडर्मिस नहीं, एंडोडर्मिस नहीं, पेरिसाइकिल कुछ नहीं। रूट में, स्टेम में आपको एंडोडर्मिस मिलती है। अच्छी खासी एंडोडर्मिस आपको मिलेगी रूट में, कम डेवलप मिलेगा स्टेम में। समझ में आया? मैंने बताया था कि रूट में गैस्ट्रिन स्ट्रिप लगा होता है एंडोडर्मिस में। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू नजर आ रहा है आपको, आप कोई भी एनाटॉमी ओपन करके देख लीजिए, रूट का डायग्राम ओपन करिए, टीएस ऑफ रूट देखिए और पहला पेज से पहला पढ़ लो, टीएस ऑफ रूट, डाइकॉट रूट का टीएस देखिए, ठीक है? डाइकॉट रूट का टीएस और पहला हरी पेज और पढ़िए, पता ही नहीं डायग्राम कहाँ। ये डाइकॉट ऊपर वाला है, देखो नीचे वाला भी देखिए, सब मोनोकॉट डाइकॉट में देख रहे हैं। कौन सा पेज नंबर है? 91 पे 2 डायग्राम देखिए, एंडोडर्मिस लिखा गया है। एंडोडर्मिस के नीचे जितना टिश्यू है सब क्या है? स्टील है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल आएगा, उसके नीचे क्या आएगा? जाइलम फ्लोएम नजर आएंगे, पित्त रहेगा, पित्त रेज, मेडुलरी रेज रहेंगे ना, ये चीजें तो है। तो स्टील क्या है? ऊपर लिखा है तो नोट कर लीजिए, ऑल टिश्यू प्रेजेंट इनर साइड या बिलो बोल सकते हैं, उसके नीचे इनर साइड टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे सारे टिश्यू का स्टील है, इसलिए आपको पेरिसाइकल मिलेगा और वेस्कुलर बंडल मिलेंगे बीबी। इसके बाद आपको पित्त मिलेगा और पित्त रेज मिलेगी, जिसको आप मेडुलरी रेज कहते हैं, ठीक है? और पित्त का दूसरा नाम क्या होता है? मेडुला। तो ये है स्टील। ये एक लेक्चर और इसमें एक दिन और इसके बाद अगली बार खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा। समझ में आया? आगे देखिए, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, फिर से लिखिएगा यहाँ पर, फिर से लिखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ जो है कहाँ कहाँ होती है आपको बता दिया। सेकेंडरी ग्रोथ आप चाहे रूट देखिए, देखिए ध्यान सुनिए, चाहे रूट देखिए, नोट कर लिया, हो गया? रूट में और स्टेम में स्टील सब में रहेगा ना, स्टील सब में है। स्टील का मतलब समझ गए? एंडोडर्मिस की जो लेयर है, जैसे रूट का टीएस है, ये मैं बोल रहा हूँ एंडोडर्मिस, तो आप एंडोडर्मिस खोल लेंगे, रूट में भी है, स्टेम में भी है। एंडोडर्मिस के अंदर सारा हिस्सा क्या है? स्टील है। तो एंडोडर्मिस के बाहर ये इंट्रास्टीलर रीजन, इंट्रा का मतलब स्टील के अंदर का भाग और स्टील के बाहर का भाग ये हो गया ना, क्योंकि स्टील यही है ना, एंडोडर्मिस के नीचे सब स्टील हो गया। तो स्टील के अंदर का हिस्सा और एक स्टील के बाहर का हिस्सा होता है। तो अगर कहेंगे कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टेक्स किसका हिस्सा है? स्टील के अंदर का, स्टील के बाहर का हिस्सा है। कॉर्टेक्स आपको सब जगह मिलता है, रूट में, स्टेम में, सब जगह मिलेगा। ये कौन सा हिस्सा स्टील के अंदर का है बाहर का हिस्सा है? बाहर का है ना, अंदर का थोड़ी ना। अंदर तो एंडोडर्मिस के बाहर ही तो कॉर्टेक्स होता है। एपिडर्मिस किसका हिस्सा है? कॉर्टेक्स के बाहर का। कॉर्टेक्स के भी बाहर का हिस्सा मतलब स्टील के बाहर का हिस्सा। और पेरिसाइकिल किसका हिस्सा है? पेरिसाइकिल अभी बता रहे हैं, जिसका स्टील के अंदर का पार्ट है ना। तो स्टील के बाहर क्या क्या है, स्टील के अंदर डायग्राम देख लीजिए। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है यहाँ पर, ये सेकेंडरी ग्रोथ
ये दोनों जगह होती है। कहाँ होती है? स्टील के अंदर भी होता है और स्टील के बाहर भी होता है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा इंट्रा स्टीलर रीजन। इंट्रा का मतलब स्टील के अंदर, स्टीलर रीजन, इंट्रा मतलब स्टील के अंदर के हिस्से में होगी सेकेंडरी ग्रोथ। कह सकते हैं इनसाइड स्टील, स्टील के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगा और स्टील के बाहर वाले हिस्से में नहीं होगा। आउटसाइड स्टील, स्टील के बाहर होगा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन मतलब स्टील के बाहर का हिस्सा है, उसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। बार्क का नाम सुने? सॉरी बार्क नहीं, कॉर्क। कॉर्क जो बनती है वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बनती है। और जो वुड बनता है, लकड़ी जिसको आप बोलते हैं, ये फर्नीचर जो है ये स्टील के अंदर का बना पार्ट, इंट्रा स्टीलर रीजन का। तो इंट्रा स्टीलर रीजन का मतलब इनसाइड स्टील हो गया ये। अब इसमें यही वाला पहले पढ़ना है कि स्टील के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ इन किसमें? स्टेम में समझना है। कौन सा स्टेम समझना पहले? डाइकोट, क्योंकि मोनोकोट में होता नहीं है, तो आपको डाइकोट स्टेम में ही आगे इसको बताना है। और इसके बाद रूट में बताएंगे, डाइकोट रूट में। समझ में आया? तो ये बहुत थोड़े समय में फिनिश हो जाएगा। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, वो चैप्टर खत्म हो रहा है, ले आइएगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन जरूर कर लेना है, इतना आ चुका एग्जाम में, बताना फिर कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा।